एग्जाम्पल बात करते हैं। कहता यह है कि मेरे पास जो है एक मिरर के सामने एक रोबोट रखा गया है और रोबोट और मिरर की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो अब सवाल ये कहता है कि इस मिरर के कितने अंदर डिस्टेंस पे मेरा इमेज फॉर्म होगा। तो हमने पुराना प्रॉपर्टी देखा हुआ था कि इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, सेम सेम होंगे जो है। तो ये देखिए, ये मेरा क्या है, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया और ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया इमेज फॉर्म हो गया जो है। तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, मेरा सेम होगा जो है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे लाइट के रिगार्ड, लाइट चैप्टर फॉर क्लास 10th। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली बात करेंगे कि लाइट क्या होता है और लाइट इज़ मेड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, लाइट किन चीज़ों का बना होता है और लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और लाइट का बिहेवियर क्या क्या है जो है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ लाइट। सपोज करिए कि आप एक किसी अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं या कहीं अंधेरी सी जगह पे बैठे हुए हैं। तो वहाँ पास हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पास हमको कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। तो अब सवाल ये आता है कि लाइट ऐसा क्या प्रोवाइड करता है कि जो चीज़ें हमको दिखने लगती हैं जो है। तो इसी सवाल का जवाब हम इस चैप्टर में ढूंढेंगे जो है। करिए कि ये मेरा एक अंधेरा कमरा है, आप इस अंधेरे कमरे में बिल्कुल बैठे हुए हैं, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है जो है, क्योंकि ये कम्प्लीटली यहाँ पास कोई लाइट आ नहीं रही है। और तभी क्या होता है कि किसी ने कमरे की लाइट का स्विच ऑन कर दिया। जैसे हम लाइट का स्विच ऑन करते हैं, हम ये देख पाते हैं कि कमरे में जो भी चीज़ें रखी गई हैं, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे ये आपका टेबल रखा गया हो, डेस्क रखा गया हो, बल्ब रखा गया हो, सारी चीज़ें हमको क्लियरली विजिबल होने लग जा रही है। तो अब हम बात करते हैं लाइट के रिगार्डिंग। सो लाइट को बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि लाइट क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि हमको देखने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर बच्चों दो कीवर्ड्स है अपने पास। पहला कीवर्ड है क्या है, एनर्जी है, और सेकंड कीवर्ड क्या है अपने पास, सेंसेशन है जो है। फिर लाइट की मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है कि गेट इन रेक्टिलिनियर। यहाँ रेक्टिलिनियर का मतलब ये होता है स्ट्रेट लाइन। इसको हम आसान तरीके से समझते ही हैं कि यहाँ पास एक बच्चा बैठा हुआ है और कहीं दूर से इसके पास लाइट आ रही है। तो यहाँ हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है और इस बच्चे के पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पहुंच रही है, कोई भी प्रकार का यहाँ पास बेंड नहीं हो रहा है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है जो है। हमने इसको देख लिया है, तो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम बात करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल सवाल पूछता ही पूछता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो आइए हम समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सबसे पहले हम एक ओपेक सरफेस ले लेते हैं। यहाँ पास जनरली बच्चों को डाउट ये होता है कि सर ये ओपेक क्या होता है। तो बच्चों ओपेक क्या होता है, एक ऐसा सरफेस जिसकी हमको आर पार न दिखे। जैसे कि आपका बैग हो गया, आप लाइट को बैग पे डालेंगे तो लाइट आपकी आर पार नहीं होगी जो है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपेक सरफेस हो गया जो है। तो ओपेक सरफेस एग्जांपल और क्या, हमारे पास मिरर भी ओपेक सरफेस एग्जांपल होता है जो है। तो हम क्या करते हैं, इस मिरर पे जो है एक रे ऑफ लाइट पास करते हैं जो कि आपके सामने दिख रहा है। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको नाम हमने दिया PQ। और PQ को हमने क्या बोला है, ये एक इंसिडेंट रे है। फिर लाइट इस ओपेक सरफेस जब टकराती है तो टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है। इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया QR, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। फिर साथ में हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो कि ओपेक सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, नॉर्मल दिया है। तो यहाँ पास हमारे पास तीन चीजें हैं जानने के लिए। पहला PQ
जिसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको हम इनपुट रे भी बोल सकते हैं। फिर सेकंड क्या है मेरे पास, रिफ्लेक्टेड रे, जिसको हम आउटपुट रे भी बोलते हैं। और थर्ड क्या हो गया, वो पॉइंट हो गया जहां पास लाइट टकरा टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, उसको हमने क्यों रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो उसी लाइन पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, 3 पॉइंट हमको इंपॉर्टेंट है। फिर साथ में नॉर्मल और पीक्यू के बीच जो एंगल बन रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई का मतलब क्या होगा यहाँ पास, आई का मतलब हो गया ये मेरा क्या है, ये अपना इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो है। फिर ये मेरा क्या हो गया, एंगल आर हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं जो है। और जनरली एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस एंगल आई मेरा जो है एंगल आर के बराबर होता है। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला रूल ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेरा क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये मेरा बच्चों क्या है, पहला लॉ है जो है। सेकंड लॉ क्या है मेरे पास, सेकंड लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब मेरा ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये नॉर्मल, तीनों के तीनों क्या करते हैं, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे होते हैं, जिस प्लेन पे ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऐसा इसको इसको हम आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करिए कि ये ओपेक सरफेस क्या हो गया, मेरा एक दीवार हो गया जो है। तो जितना भी पॉइंट हो गया मेरे पास, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों क्या है, एक ही दीवार के एक ही तरफ एग्जिस्ट करेंगे जो है। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि दे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पर बच्चों हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखा हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जनरली इस पे सवाल आता है बोर्ड एग्जाम में जो है, कंपटीशन एग्जाम में जो है, कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमको ध्यान ये रखना होता है बच्चों कि हमको यहाँ सारी चीजें लिखनी होती है जो है, और ये डायग्राम को जरूर बताना होता है जो है। आइए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ ए प्लेन मिरर। सबसे पहले मिरर के रिगार्डिंग बात करते हैं। मिरर आई होप हमने हमने सबने अपने घर पे देखा हुआ है, हमारे घर पे हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं मिरर जो है। आप सुबह उठ के तैयार हो रहे हैं तो मिरर के सामने जाते हैं और अपने आप को ग्रूम अप करते हैं जो है। गाड़ियों में हमारे मिरर लगा होता है। तो मिरर को हमने कई दफ़ा देखा हुआ है और काफ़ी हम इसको अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं जो है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लेन मिरर को बनाते कैसे हैं हम लोग जो है। तो हमने क्या किया कि एक ग्लास ले लिया है जो है, और ग्लास के हमने आउटसाइड हमने फ्रेमिंग कर दिया है जो है। अब चाहे तो फ्रेमिंग नहीं भी कर सकते हैं जो है। और फिर क्या किया कि हमने ग्लास का एक साइड है, इसको हमने सिल्वर कोटिंग कर दिया जो है। इसको हमने क्या किया, सिल्वर कोटिंग कर दिया। सिल्वर कोटिंग करने के बाद हमने इस पर एक और AgNO3 की कोटिंग कर दी जो है। अब यहाँ पास गौर करने वाली बात है कि इस ग्लास का मेरे पास 2 हिस्सा हो गया। एक हिस्से में जहां पास सिल्वर की कोटिंग हुई है और एक हिस्सा जहां पास मेरा प्लेन वाला हिस्सा है जो है। तो जो प्लेन वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये फिगर में आपके सामने ये दिख रहा है जो कि स्ट्रेट लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। फिर उसके पीछे वाला हिस्सा जहां पास हम कोटिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओपेक सरफेस बोलते हैं। तो अब बच्चों हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखने के लिए कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो जनरली बच्चों रिफ्लेक्शन 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है मेरा रेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये मेरा क्यों होता है, दैट बिकॉज ऑफ स्मूथ मिरर। जब मिरर मेरा बहुत स्मूथ होता है तो उसकी वजह से मेरा क्या होता है बच्चों, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है जो है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन की सबसे खास बात क्या होती है कि यहाँ पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सारे के सारे रेस के लिए क्या है, मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या है, सेम है जो है।
ऑल आई इक्वल टू ऑल आर। है यहाँ पास आई जो है मेरा आर के बराबर होगा, सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, मेरा इक्वल होगा। अगर हम बात करते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन की जो है, तो ये तब एग्जिस्ट करता है कि जो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, रफ होता है। तो यहाँ पास हम नोटिस करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस सबके लिए सेम है, लेकिन यहाँ पास क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सबके लिए सेम नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल फॉर एवरीवन, बट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज नॉट इक्वल फॉर एवरीवन। सभी के लिए मेरा अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जो है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो गया, रनिंग वाटर हो गया, कंक्रीट वॉल हो गई। इसकी वजह से जब मेरा रिफ्लेक्शन होता है तो वो मेरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। फिर जनरली एक सवाल पूछता है कि हम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ पा रहे होते हैं। अब बिल्कुल धूप में बैठे हुए हैं तो कभी कभार नोटिस करते हैं कि धूप की रोशनी इतनी तेज चमकती है कि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, लेकिन थोड़ा सा आप न्यूज़पेपर को टिल्ट करते हैं तो आप न्यूज़पेपर आसानी से पढ़ ले रहे होते हैं। तो इसके पीछे बच्चों रीज़न ये होता है कि जब मेरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा होता है तो हम न्यूज़पेपर को आसानी से पढ़ पाते हैं जो है। अगर न्यूज़पेपर को जब हम नहीं पढ़ पा रहे होते हैं तो उस केस में मेरा क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है जो है। अब हम बात करेंगे कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज पाया जाता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है जो है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बच्चों कि इमेज मेरा क्या होता है, वो इरेक्ट होता है और साथ में क्या होता है, वो सेम साइज का होता है। यहाँ पास मेरे पास दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इरेक्ट और सेम साइज जो है। जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं कि ये जो बालक का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है जो है, तो यहाँ नोटिस करेंगे हम कि दोनों की हाइट क्या है, मेरी सेम सेम है जो है। इसकी जो हाइट है, अगर मान लो यहाँ पास अल्फा है तो यहाँ पास भी क्या होगा, इसकी हाइट अल्फा होगी जो है। ठीक, फिर हम नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि इमेज जो है वो सेम डिस्टेंस पे है जहां पास ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट में रखा गया है। तो इसको हम आसानी समझते हैं जो है। सपोज करिए कि ये अपने पास एक मिरर रखा गया है जो कि आपको दिख रहा है कि हमने माना कि ये वाला पॉइंट क्या है, एक बाउंड्री लाइन है जहां पास हमने मिरर को रखा हुआ है। तो कहता ये है कि जहां से जिस दूरी में मिरर रखा गया है ये दूरी, और जहां पास मेरा इमेज बन रहा है ये दूरी, ये दोनों मेरे क्या क्या होंगे, इक्वल होंगे जो है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मिरर क्या है, मेरा जो इमेज बन रहा होता है वो क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है बच्चों कि जो आपका लेफ्ट है वो मिरर का राइट होगा, जो आपका राइट है वो इमेज का क्या होगा, मेरा लेफ्ट होगा जो है। जैसा कि फिगर में देखिए, यहां पास नोटिस करेंगे कि ये क्या है बच्चों, ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है, मेरा राइट साइड में है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं। कहता यह है कि मेरे पास जो है एक मिरर के सामने एक रोबोट रखा गया है और रोबोट और मिरर की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो अब सवाल ये कहता है कि इस मिरर के कितने अंदर डिस्टेंस पे मेरा इमेज फॉर्म होगा। तो हमने पुराना प्रॉपर्टी देखा हुआ था कि इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, सेम सेम होंगे जाए। तो ये देखिए, ये मेरा क्या है, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया और ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया इमेज फॉर्म हो गया जाए। तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, मेरा सेम होगा जाए। ठीक, फिर ये कहता है कि दोनों के बीच, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच टोटल डिस्टेंस कितना होगा, वो बेटा कितना होगा, वो 16 हो जाएगा जो है, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा जो है। फिर आइए मूव करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पे जो है। सवाल ये कहता है कि हमने इस रोबोट को 2 मीटर आगे बढ़ा दिया है मिरर की तरफ। मतलब कि पहले डिस्टेंस कितना था, 8 था, अब हमने 2 मीटर आगे बढ़ा दिया, तब कितना, 6 मीटर हो गया। ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, ये 6 मीटर हो गया। ठीक, हाँ। तो अब सवाल ये कहता है कि इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इमेज की डिस्टेंस कितनी हो गई जाए। ये मेरे पास 6 मीटर दिया गया है, तो इमेज भी बेटा कितना होगा, 6 मीटर पे ही
फॉर्म होगा जो है, ठीक। और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 12 मीटर हो गया इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच। आई होप चीजें यहां तक आपको क्लियर हो गई होंगी जो है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मिरर का अनदर पार्ट दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो जनरली एक सवाल पूछा जाता है बच्चों कि मिरर कितने टाइप्स के होते हैं। तो ध्यान रखेंगे मिरर्स 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है आपका प्लेन मिरर होता है, और सेकंड क्या होता है मेरा स्फेरिकल मिरर होता है। प्लेन मिरर को हमने पहले भी देखा हुआ है जो है। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के रिगार्डिंग। तो आइए हम समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है और वो कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स के रिगार्डिंग बात करते हैं। जनरली बच्चों क्या होता है कि स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स का होता है, कॉन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। ये मेरे पास एक स्पेयर है, स्पेयर मतलब एक गोलाकार हो गया, बिल्कुल काइंड ऑफ बॉल हो गया जो है। तो इस बॉल का हमने एक हिस्सा काट लिया जो है, हमने एक हिस्सा हमने इसको कट आउट करके निकाल लिया है, बिल्कुल कटोरी के फॉर्म में जो है। तब होता क्या है कि इसका कटोरी का हमने बाहरी हिस्सा जो है इसको हमने सिल्वर नाइट्राइट से पेंट कर दिया, AgNO3 से हमने पेंट कर दिया। और जो अंदर वाला सरफेस हो गया वो क्या हो गया मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, और बाहरी वाला सरफेस क्या हो गया मेरा ऑपेक सरफेस हो गया। ये अपना क्या हो गया, ये ऑपेक सरफेस हो गया जो है, और ये मेरा क्या हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया जो है। तो ऐसे मिरर को अपन क्या बोलते हैं, कनकेव बोलते हैं। इसको हम याद करने के लिए क्या कर सकते हैं कि सबने कटोरी देखा होगा जो है। तो कटोरी का जो अंदर वाला हिस्सा है, कटोरी का जो अंदर वाला हिस्सा है, अगर हम वो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और जो बाहरी वाला हिस्सा उसको हम पेंट कर देंगे तो वो मेरा क्या कहलाता है, कॉनकेव मिरर कहलाता है जो है, ठीक। फिर अब हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। तो आगे हमने कटोरी ले लिया, तो यहां पर हमने क्या करते हैं, कटोरी का जो अंदर वाला हिस्सा है इसको हमने पेंट कर दिया, इसको हमने क्या बना दिया, इसको हमने बना दिया ऑपेक सरफेस, ठीक। और बाहरी वाला हिस्सा क्या हो गया मेरा रिफ्लेक्टिंग हो गया। तो ये मेरा कैसा इमेज हो, ये मेरा कैसा मिरर हो गया बच्चों, ये मेरा होता है कन्वेक्स मिरर कहलाता है। तो कन्वेक्स मिरर में हम ये कहते हैं कि एक ऐसी कटोरी होती है जिसका बाहरी हिस्सा को हम इस्तेमाल करते हैं एज ए रिफ्लेक्शन के लिए, और अंदर वाले हिस्से को हम अपेक्स बना देते हैं, इसको पेंट कर देते हैं जो है। तो इसी चीज को हम एक और तरीके से देखते हैं कि हमने क्या किया बच्चों कि एक स्पेयर लिया और इसको हमने बीच से काट दिया। कट आउट होने के बाद ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है। तो हम यहां नोटिस करते हैं, बताइए, जो अंदर वाला हिस्सा है इसको हमने पेंट कर दिया है, और बाहरी वाला हिस्सा हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए रिफ्लेक्शन सरफेस, रिफ्लेक्शन के लिए जो है। फिर अनदर साइड हम क्या देखते हैं कि इसका हमने बाहरी वाला हिस्सा पेंट कर दिया है और अंदर वाला हिस्सा हम इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्शन के लिए। ये रहा रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ऑपेक सरफेस, और इस केस के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला होगा और ऑपेक सरफेस क्या होगा मेरा बाहर वाला होगा जो है। तो यहां पर जब रे ऑफ लाइट पास करेंगी पैरेलल टू ईच अदर, टकराने के बाद क्या होंगी, वो डाइवर्ट हो जाएंगी जो है। डाइवर्ट होने का मतलब कि वो दूर भाग जाएंगी जो है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। फिर दूसरे वाले पार्ट में क्या हो रहा है कि रे ऑफ लाइट क्या पड़ रही है, कटोरी के अंदर पड़ रही है, और आफ्टर टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सारे लाइट आके एक पॉइंट पे मिल जा रहा है, इस पॉइंट पे आके मिल जा रहा है। तो इसको पर क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों कि कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, और कॉन्केव मिरर को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कॉन्केव को हम कन्वर्जिंग बोलते हैं और कन्वेक्स को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं जो है। फिर अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन टर्म्स जो हम इस्तेमाल करेंगे इस चैप्टर में सवाल को हल करने के लिए और भी बाकी कंसेप्ट को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट स्फीयर ले लेते हैं, एक हम बॉल ले लेते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक। और उसको हमने क्या किया कि 2 हिस्से में जो है हमने 2 हिस्सा कट आउट करेंगे जो कि आपके सामने दिख रहा है जो है, ठीक। और इसका बिल्कुल हमने सेंटर ले लिया है जो कि हमारे सामने ब्लैक कलर में दिख रहा है। इसको हमने रिप्रेजेंट किया सी से,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी मिरर का मेरा वो पॉइंट होता है जो कि स्पेयर का मेरा सेंटर भी कहलाता है। स्पेयर का जो सेंटर होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है कि सेंटर ऑफ द स्पेयर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हम बात करते हैं पोल की जो है। तो पोल क्या होता है बच्चों? पोल बेसिकली ये उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि स्पेरिकल सरफेस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? हम लोग पोल बोलते हैं जो है। ठीक, यहाँ हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है पी से जो है, ये मेरे स्पेयर का जो है ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है जो है। फिर हम बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बच्चों? एक ऐसी लाइन जो कि मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे और पोल से भी गुजरे, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। फिर थर्ड क्या हो गया मेरा? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों? जो डिस्टेंस होता है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल के बीच के डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? जो कि रेड लाइन में आपको ये दिख रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं जो है। इसको आसान भाषा में समझें कि ये स्पेयर का जो रेडियस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं जो है। फिर मेरे पास और कुछ टर्म्स हो गए। प्रिंसिपल फोकस। तो बच्चों जो फोकस होता है वो बेसिकली, हालांकि पॉइंट एक ही होता है पर अलग अलग मिरर के लिए अलग अलग लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे हम बात करें कनकेव मिरर के लिए, तो कनकेव मिरर में क्या होता है मेरा? हम लोग इनसाइड सरफेस को इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्शन के लिए और आउटसाइड सरफेस को हम ओपेक बना देते हैं। तो यहां पास क्या होता है बच्चों कि प्रिंसिपल फोकस जो है इनसाइड एग्जिस्ट करेगा। ये हमने प्रिंसिपल फोकस ड्रॉ कर दिया, हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब रे ऑफ लाइट सारी पैरेलली है और सब की सब रे ऑफ लाइट क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन दे ऑल गोइंग टू मीट एट द सेम पॉइंट। ये सारे आके इस पॉइंट पे मिल रहे हैं और इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? हम लोग इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं जो है। तो बेसिकली प्रिंसिपल फोकस क्या होता है बच्चों? प्रिंसिपल फोकस मेरा वो पॉइंट होता है किसी भी मिरर का जहां पास रे ऑफ लाइट आके आपस में मिल रही होती है जो है। तो यहां पास हमने डेफिनेशन में देखो क्या लिखा गया है बच्चों कि कनकेव मिरर के लिए जहां पास रिफ्लेक्टेड रे आके जिस पॉइंट पे मिल रहा होता है प्रिंसिपल एक्सिस में जो है, उसको अपन क्या बोलते हैं? हम लोग उसको हम बोलते हैं फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। ठीक, ये मेरा क्या हो गया? आपका फोकस हो गया जो है। फिर हम डिफाइन करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए मेरा क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग आउटसाइड सरफेस को इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्शन के लिए और इनसाइड को हम क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं, उसको ओपेक सरफेस बना देते हैं। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा और प्रिंसिपल फोकस ये रहा। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे लाइन, तो वो मेरा क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस होगा। फिर हम क्या करते हैं? रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हैं। ठीक, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे ऑल गॉट डाइवर्टेड। और ये सब के सब हमको ऐसा दिख रहा है कि किसी एक पॉइंट पर आके आपस में मिलेंगे जो है। यहाँ पास देखिए ये पॉइंट का डॉटेड लाइन का इंडिकेशन ये है कि ये बता रहा है कि दे ऑल आर गॉट मीट एट दिस पॉइंट। ये आके मिलता हुआ हमको प्रतीत होगा जो है। एक्चुअली मिलेंगे नहीं, लेकिन हमको ऐसा महसूस होगा कि ये आके इस पॉइंट पे आके मिलेंगे जो है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? हम लोग बोलेंगे, इसी को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को जो है जहां पर रे ऑफ लाइट क्या हो रही है? आके मिलने की कोशिश करेंगे जो है। तो हम यहाँ पास ये कहते हैं कि कनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रे दे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट। सही बात है, ये किसी पॉइंट पर आके मिलेंगे नहीं, ये क्योंकि डाइवर्ट हो जा रहे हैं जो है। लेकिन वो ऐसा महसूस होंगे कि वो आके किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं, बट दे अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं जो है। कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं जो है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है हमको, कॉन्केव मिरर के लिए जो फोकस होता है मेरा रियल होता है, क्योंकि इसमें इंसिडेंट एक्चुअली में आकर मिल रही होती है। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो मेरा फोकस होता है वो वर्चुअल फोकस होता है कि यहाँ पर रे ऑफ लाइट आके सपोज करते हैं मिलेगी, लेकिन मिलते नहीं है जो है। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और जनरली हम इसको इस्तेमाल करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो समझते हैं बच्चों फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ बेसिकली बच्चों क्या होता है
कि फोकल लेंथ वो डिस्टेंस होता है जो कि आपका प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच लाई करता है। मतलब प्रिंसिपल फोकस P और F की दूरी को अपन क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ बोलते हैं। इस दूरी को अपन क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ भी बोलते हैं। लेकिन एक और हम डेफिनेशन भी बोल सकते हैं जो है कि फोकल लेंथ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को भी अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस की दूरी को अपन क्या बोलेंगे हम लोग, फोकल लेंथ बोलेंगे जो है। ये देखिए ये रहा जो है फोकल लेंथ, ये भी फोकल लेंथ जो है हमने स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। फिर अगेन इसको भी हमने एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेट मी क्लियर इट। हाँ, तो यहाँ पर सबको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो ये लाइन है इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और P से F के डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल एफ से, जो कि फोकल लेंथ होता है। F और C से डिस्टेंस को भी हमने फोकल लेंथ स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया, जो कि फोकल लेंथ कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोकस होता है मेरा वो एक बाइसेक्टर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो है। कहने का मतलब मेरा क्या है कि फोकस जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते जा रहा है जो है। तो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जनरेट होता है, F इक्वल टू R/2। मतलब कि मेरा जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ होता है बच्चों कितना, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है जो है, ठीक। F इक्वल टू R/2, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हमको ध्यान रखना है जो है। तो आइए बच्चों हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, कुछ निम्नलिखित सवाल हल करते हैं। सवाल ये कहता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है मेरा, 32 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितना होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है। इसका हमने फॉर्मूला देखा हुआ था प्रीवियस स्लाइड में कि F कितना होता है, F होता है R/2 होता है जो है। तो यहाँ पास मेरे पास क्या दिया हुआ है, R दिया गया है। R कितना दिया गया, 32 दिया गया है। तो कहता है फोकल लेंथ कितना होगा, तो यानी कि 32/2 16 हो जाएगा। इसको हम फटाफट सॉल्व करते हैं जो है। सॉल्व किया हमने, फॉर्मूला कितना है लगाएंगे, F इक्वल टू R/2। तो R की वैल्यू कितनी है, 32/2 कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। ये जनरली सवाल पूछता है बच्चों बोर्ड एग्जाम में, एक मार्क्स में जो है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल में आपसे पूछ सकता है जो है। फिर नेक्स्ट सवाल ये कहता है कि मेरे पास यहाँ पास फोकल लेंथ दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। तो यहाँ पास F कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पूछता है भाई कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। तो अगेन हमको फॉर्मूला लगाना है, F इक्वल टू R/2। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि R इक्वल टू 2F हो जाएगा जो है। तो वैल्यू हम पुट करेंगे कितना का, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा जो है। हाँ ठीक। सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर। अगर कोई आपको डाउट है तो जस्ट कमेंट बिलो योर डाउट।